था, जहाँ पर मोहित नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहा करता था। मोहित कोई काम नहीं करता था, बस अपने घर में बैठा रहता था। और कितने दिन ऐसे सोते रहोगे? बाहर जाकर कोई काम ढूंढो। क्या माँ, आप मुझे चैन की नींद सोने भी नहीं देती। पूरे दिन सोते ही रहता है, सोने के अलावा और तुझे कोई काम ही क्या है? ठीक है, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित घर से बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता ही है, उसे कई सारे दुकानदार दिखते हैं। पहले उसे चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। मोहित उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है, ये चूड़ियों में आपका धंधा कितना हो जाता है? भाई, अच्छा खासा धंधा हो जाता है। इतना हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का पेट भर सकूं। बस पेट भर पाते हो? इसमें क्या है, मैं तो कोई काम भी नहीं करता, फिर भी हर दिन का खाना कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। दूसरा कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित वहाँ से निकल जाता है और दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन कहता है, मैं कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे मैं जल्दी से माला माल हो जाऊं और फिर सारे पैसे जमा करके बैठ जाऊंगा और खूब सोऊंगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक सुनार का दुकान दिखाई देता है, जिसका नाम गौरव सुनार होता है। मोहित गौरव सुनार के दुकान पर पहुंचता है और उससे कहने लगता है, सुनार जी, जरा सुनिए। हाँ, बोलो बेटा। कितना कमा लेते हैं आप ये सोना बेच बेच कर? भाई, अभी क्या बताऊं, इस गांव में एक मैं ही सुनार हूँ, तो सारे गांव वाले मुझसे ही सोना खरीदते हैं। मैं ज्यादा नहीं कमाता, बस इतना कमा लेता हूँ कि मेरे खुद के 2 बंगले हैं और कुछ छोटे मोटे मकान हैं। 2 बंगले और छोटे मोटे मकान, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कमाते हैं? वाह सुनार जी, मान लिया आपको। मगर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं गांव में कुछ काम ढूंढ रहा था, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सोच रहा था कि किसी को काम पर रख लेता हूँ। मगर तुम सोना बेच पाओगे? मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ मालिक, आप निश्चिंत रहिए। मोहित अपने घर चले जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। मोहित की माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा मोहित, अभी कोई मूर्खता मत करना, बल्कि मन लगाकर काम करना। हाँ माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा और खूब सारे सोने बेचूंगा और खुद की सोने की दुकान खोलूंगा। अगले दिन मोहित अपने काम पर पहुंचता है और गौरव सुनार सारे सोने के भाव उसे बता देता है और कहता है, जितना ज्यादा सोना तुम बेचोगे उतना ज्यादा मुनाफा तुम्हें मिलेगा, तो खूब सारे सोने बेचने में तुम लग जाओ। दोपहर का वक्त हो गया है और गौरव सुनार का खाना खाने का वक्त हो जाता है। सुनो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। जब तक मैं आता हूँ तब तक ये दुकान संभालो। जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुनार अपने घर खाना खाने चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ग्राहक आता है और मन ही मन मोहित सोचता है कि अगर मैं ज्यादा सोना बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं कम पैसों में सोना बेचना शुरू करता हूँ। ग्राहक कई सारे सोने को कम पैसों में खरीद लेता है और थोड़ी देर के बाद गौरव सुनार दुकान पर वापस आ जाता है। यहाँ के सारे सोने कहाँ चले गए? वो तो मैंने बेच दिए। इतने सारे सोने, वो भी इतनी जल्दी कैसे बेच दिए तुमने? आप ही ने तो कहा था कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना मुनाफा मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने कम पैसों में ज्यादा सोना बेचा। क्या? अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा नुकसान! निकल जाओ अभी, निकल जाओ यहाँ से। गौरव सुनार उसे अपने काम पर से निकाल देता है और दुखी होकर जंगल के तरफ निकल जाता है। ये सुनार अपने आप को समझता क्या है? हाँ, देखना, मैं भी एक दिन सुनार की दुकान खोलूंगा। वो जब ये कहीं रहा होता है, तभी वहीं पे एक संत उसे आईने लिए हुए खड़े मिलते हैं और उनके पास जो छड़ी और आईना रखा था
वो सारी चीजें सोने की थी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? संत जी, आज मुझे मेरे मालिक ने काम पर से निकाल दिया, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये जीवन ऐसे ही चलता है, कभी खुशी और कभी गम, यही असल जीवन की रीति है। जी, आप शायद सही कह रहे होंगे। ये आईना बड़ा ही अनोखा दिखाई पड़ता है। हाँ बेटा, ये आईना और ये छड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। अगर इस आईने पर होकर सूरज की किरणें जिस किसी भी वस्तु पर पड़ती हैं, वो सारी चीजें सोने की हो जाती हैं। ये सुनकर मोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि अगर मैं इस आईने को चुरा लूं तो आराम से कोई भी चीज सोने में बदल सकता हूँ। मैं इसे लेके भाग जाता हूँ। संत जी, क्या मैं ये आईना देख सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे ही संत उसे वो आईना देते हैं, मोहित आईना लेकर वहाँ से भाग जाता है और संत उसका पीछा नहीं करते बल्कि उसके ऊपर हंसते हैं। मुझे मेरी छड़ी के बारे में बताने तो देते। छोड़ो, तुम वापस जरूर आओगे, मैं जानता हूँ। मोहित उस आईने को लेकर घर आ जाता है और उस आईने को छुपा देता है। कल सुबह उठकर सूरज की किरणों से कई सारी चीजों को सोने में बदल दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहित आईने को लेकर अपनी खिड़की के सामने रख देता है और दूसरी ओर वो एक खाली पानी का ग्लास रखता है। जैसे ही सूरज की किरणें उस आईने से होकर ग्लास पर पड़ती हैं, वो सोने का बन जाता है। अरे, ये तो सच में काम कर रहा है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से घर में पूरे दिन सोऊंगा। धीरे धीरे कर मोहित काफी सारी चीजों को सोने में बदल देता है और फिर उन्हें गौरव सोनार के पास बेचने चला जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बड़ा नुकसान कराकर अपना मुंह मुझे फिर से दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आपके फायदे की बात करने आया था। मैं तो काफी सारा सोना अपने झोले में भर कर लाया हूँ और उन्हें आपको कम दामों में बेचना था। आपको तो मेरा मुंह ही नहीं देखना ना, तो मैं चलता हूँ। रुको रुको, क्या बात कर रहे हो? सच में तुम मुझे कम पैसों में सोना बेचोगे? बिल्कुल, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझसे हर दिन सोना लेना होगा। पैसों के साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार की छोटी वस्तु देनी होगी। जिस किसी भी वस्तु को आपको सोने की बनवानी हो। गौरव सोनार उसकी ये बात मान लेता है और सोने को कम भाव में लेकर थोड़े सामान मोहित को देने लगता है, जिससे मोहित सोने में बदलने लगता है। देखते ही देखते मोहित खुद की एक सोनार की दुकान खोल देता है और उसका नाम मोहित सोनार रखता है। मैंने तो कम समय में काफी पैसे कमा लिए हैं, मगर इतनी रकम काफी नहीं है मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा उठाने के लिए। एक तो वो आईना बड़ा ही छोटा है, सिर्फ छोटी ही चीजें सोने में बदलती हैं। एक काम करता हूँ, एक बड़ा आईना लेता हूँ, उस पर इस सोने बनाने वाले आईने को इस्तेमाल करता हूँ। फिर बड़ा आईना भी सोना बनाने लग जाएगा और फिर मैं बड़ी चीजों को भी सोने में बदलना शुरू कर दूंगा। मोहित अपने काम से जल्दी ही अपने घर लौट आता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे तुम इतने जल्दी दुकान से आ गए, तुम्हारी दुकान कौन चला रहा है? माँ, मैंने दुकान पर नए कामगार लगा दिए हैं, वो सब संभालेंगे। मैं तो घर आराम करने के लिए आया हूँ। बेटा, हम इंसान काम करने के लिए बने हैं, आराम करने के लिए नहीं। हमें पूरे लगन के साथ अपना काम करना चाहिए। मोहित अपनी माँ की बात अनसुना कर देता है और जैसे ही रात होती है, वो बड़ा सा आईना ले आता है और उस सोने के आईने को अपनी खिड़की पर रख देता है और उसके ठीक सामने उस बड़े से भी आईने को रख देता है। जैसे ही सुबह होगी, सूरज की किरणें सोने के आईने पर पड़ेंगी और इस बड़े से आईने को भी अपने जैसा बना देंगी। और तो और मुझे सुबह जल्दी उठना भी नहीं होगा।
जैसे ही सुबह होती है, मोहित की माँ उसे सोता देख बहुत गुस्सा होती है। अरे मूर्ख, अभी भी सो रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। जैसे ही मोहित की माँ उसे उठाने जाती है, वो उस बड़े आईने के सामने आ जाती है और सोने में बदल जाती है। जब मोहित की आंखें खुलती है तो अपनी माँ को इस स्थिति में देख बहुत रोने लगता है। ये मेरी ही गलती है माँ, आप सोने में बदल गई। आप हमेशा मेरा भला ही चाहती थी, मगर मैं सिर्फ आराम करना चाहता था, लालच से भर गया था। मैं अभी जंगल में जाकर उस संत को ढूंढता हूँ। मोहित भागकर जंगल जाता है और उस संत को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो संत दिखते हैं और मोहित उस संत के पास जाता है। संत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आराम और लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपका आईना चुरा लिया और अभी उस आईने के कारण मेरी माँ सोने में बदल गई है। संत जी, मेरी मदद कीजिए, उन्हें पहले जैसा वापस कर दीजिए ना। बेटा, अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेते तो आज ऐसा ना होता। उस सोने के आईने से सब सोना हो जाता है और इस सोने की छड़ी से वो पहले जैसा। सोने की वस्तु पर इस छड़ी का अंतिम भाग लगाने पर वो पहले जैसा हो जाता है। संत जी, मुझे ये छड़ी दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ, मैं आईना और छड़ी दोनों आपको वापस कर दूंगा। संत उसे वो छड़ी दे देते हैं और मोहित घर जाकर उस छड़ी से अपनी माँ को फिर से पहले जैसा कर देता है। माँ, मैं तो डर ही गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब से मैं पूरी नेकी और लगन से काम करूंगा। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम अच्छे से काम करो और फूलो फलो। मोहित संत को आईना और छड़ी दोनों दे देता है और संत उसे माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। विशाल एक छोटे से गांव नानीपुर का रहने वाला है। वो अक्सर काम के सिलसिले में गांव से शहर जाया करता है। काम पर जा रहे हो विशाल भैया? हाँ भाई, काम के लिए शहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौटूंगा। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं क्या शहर से? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कई दिन से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसीलिए पूछ लिया। मुझे लगा कि आजकल शहर में ही रह रहे हो। हाँ, मैंने कुछ दिनों से गांव में आना जाना कम ही कर दिया है। 2 हफ्ते तो मैं शहर में ही था। आपका काम ही ऐसा है कि आना जाना तो लगा रहता है। आप बहुत मेहनती आदमी हैं विशाल भैया। हाँ, मेहनत तो हर काम में करनी ही पड़ती है, पर मेरे इस काम में मेहनत के बाद भी ठीक से पैसे नहीं मिलते हैं। अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। विशाल अपने काम के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। विशाल अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे खाना खाने तक के लिए भी समय नहीं मिलता। बहुत भूख लगी है, खाना तो लाया हूँ साथ में, पर काम भी तो जरूरी है। ऐसा करता हूँ, पहले काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से खाना खाऊंगा। विशाल फिर से अपने काम में लग जाता है और काम करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको फिर से खाने तक की खबर नहीं रहती। रात बहुत हो गई है, काश मेरे पास कोई टॉर्च होता तो रास्ते को अच्छे से देख पाता। भूख भी लगी है, कहीं पर थोड़ी रोशनी दिख जाए तो पहले खाना ही खा लूं। विशाल जंगल में रास्ते का अंदाजा लगाते हुए घर के लिए जा ही रहा था कि तभी उसको पेड़ों के पीछे कोई सुनहरी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। विशाल उस रोशनी के पास जाता है। कोई है वहाँ पर? मुझे आपकी मदद चाहिए। जब उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो विशाल रोशनी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर चादर ओढ़कर ट्यूबलाइट जलाए हुए बैठा है। विशाल को लगता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी है। इतनी रात को इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो बाबा? मैं कोई बाबा नहीं हूँ। आप कौन है और इस घने जंगल में इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हैं? आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे होंगे। मेरा कोई घर और ना ही मेरे कोई परिवार वाले हैं। मैं एक जादुई चादर हूँ। इतनी रात को क्यों मजाक कर रहे हो बाबा? साफ साफ बताओ ना कि आप हो कौन? मैं एक जादुई ट्यूबलाइट का हिस्सा हूँ जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। क्या? किसी भी चीज को सोने में बदलने वाली ट्यूबलाइट? हाँ, जिस पर भी इसकी रोशनी पड़ेगी वो चीज सोने की हो जाएगी और खुद को इससे बचाने के लिए अपने ऊपर चादर ओढ़नी पड़ेगी। क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? हाँ,
पर इसका उपयोग तुम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद सोने का बन जाओगे। नहीं, मैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं करूंगा। हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही इसका उपयोग करूंगा। विशाल उस जादुई चादर को ओढ़ लेता है और उस ट्यूबलाइट को ऑन करता है। जैसे ही उस ट्यूबलाइट की रोशनी एक पेड़ पर पड़ती है, वो पेड़ सोने का हो जाता है। अरे वाह, ये ट्यूबलाइट तो सच में जादुई है। अब मैं इससे कई सारे जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूँ। विशाल उस ट्यूबलाइट और उस जादुई चादर को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर और सो जाता है। सुबह होने पर विशाल जागता है और उसको जादुई ट्यूबलाइट की याद आती है। जल्दी से ट्यूबलाइट का प्रयोग करके देखता हूँ। विशाल उस जादुई ट्यूबलाइट को निकालता है और चादर को खुद ओढ़ लेता है। आज मैं अपने टेबल को सोने का बनाकर देखता हूँ। विशाल ट्यूबलाइट को टेबल की तरफ घुमाता है। टेबल धीरे धीरे सोने का होने लगता है। ये देखकर विशाल बहुत खुश हो जाता है। ये हुई ना बात, मेरा टेबल सोने का बन गया। जैसे ही पूरा टेबल सोने का हो जाता है, विशाल ट्यूबलाइट को ऑफ कर देता है और जादुई चादर को निकालकर अलग रख देता है। वो सोने की टेबल के पास जाता है। विशाल उस सोने की टेबल को उठाता है और उसको बाजार में ले जाकर बेचता है। उससे मिले पैसों से विशाल बहुत सारे फल और खाने की चीजें खरीदता है। विशाल जगह जगह जाकर फल और खाना बांटने लगता है। जब सभी चीजें खत्म हो जाती है, तब विशाल अपने घर की ओर चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वो अपने घर की कुर्सी को जादुई ट्यूबलाइट से सोने की बना देता है और उसको ले जाकर सुनार को बेच देता है। ये लीजिए सुनार जी, बताइए इस सोने की कुर्सी की आप क्या कीमत देंगे? ये तो शुद्ध सोने की है, कीमत तो इसकी ऊंची ही है, पर अभी मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतने ही दे सकता हूँ। बाकी के पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ये लो तुम्हारे पैसे। विशाल सुनार से पैसे लेता है और आज भी इन पैसों से खाना और फल खरीदकर गरीबों में बांट देता है। ये लो भाई, खाना खाओ, ले लो, शर्माओ मत, मेरे पास और भी खाना है। आप बहुत दयालु हैं भैया। आज के जमाने में कौन दूसरे के बारे में सोचता है, और एक आप हैं कि दूसरों को खाना बांट रहे हैं। ये सब तो मुझे ऊपर वाला दे रहा है, मैं तो बस आप तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं तो मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं दूसरों को खाना बांटूं। जो भी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। खाना बांटने के बाद विशाल अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब विशाल जादुई ट्यूबलाइट से एक बाल्टी को सोने का बना रहा होता है, तो उसको खिड़की से रघु देख लेता है और ये देखकर रघु के मन में खोट आ जाता है। अच्छा, तो ये खजाना लगा है इसके हाथ, तभी ये बड़ा दानवीर बनता फिर रहा है। विशाल के सोने की बाल्टी ले जाने के बाद रघु उसके घर में जाता है और वो जादुई ट्यूबलाइट चुराकर अपने घर ले जाता है। अब आएगा मजा। अब मैं अपने घर की सभी चीजों को सोने का बनाकर बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मुझे कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं कमरे के दरवाजे को ही सोने का बना देता हूँ। रघु ट्यूबलाइट को ऑन करता है और जैसे ही वो ट्यूबलाइट को दरवाजे की तरफ घुमाता है, दरवाजे पर उसकी माँ आ जाती है। रघु बेटा। माँ इससे आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही लाइट उन पर पड़ जाती है और वो सोने की बन जाती हैं। ये देखकर रघु रोने लगता है। माँ, ये क्या हो गया है आपको? माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं है आप? रघु को बहुत दुख होता है कि उसके लालच की वजह से उसकी माँ सोने की मूर्ति बन गई है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। मैंने अमीर बनने की लालच में ये पाप कर दिया। रघु विशाल के पास जाता है और उसको पूरी बात बताता है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करता। यही तो मुझसे भूल हो गई भैया।
और मेरी भूल की सजा मेरी माँ को भुगतनी पड़ रही है। आप प्लीज मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास इसका उपाय है, मैं तुम्हारी माँ को पहले जैसा बना सकता हूँ। विशाल अपने घर से वो जादुई चादर लेकर आता है। वो रघु के घर में जाकर वो रघु की माँ की मूर्ति के ऊपर चादर डालता है और देखते ही देखते रघु की माँ पुरानी अवस्था में आ जाती है। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए ये सोचकर कभी भी लालच मत करना कि हमें कोई नहीं देख रहा है। और रघु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसे वापस मिल गई थी। वो अब दोबारा कभी लालच नहीं करता।